ओके डियर फ्रेंड्स, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद वाले टॉपिक के बहुत सारे पार्ट को कवर कर लिया। हमने समाजवाद और मार्क्सवाद के टॉपिक को फिनिश किया। मैंने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की तरफ ले जाना। आप लोग इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया है कि जो मेरी अध्ययन सामग्री स्टडी मटेरियल है ये ठीक इसी का है। तो अगर आप इसके साथ उसे सिंक्रोनिज्म करोगे, उसे अगर आप मिलाकर देखेंगे तो फिर आपको बहुत सुविधा होगी। अगर मेरा सजेशन मानिए तो मेरी अध्ययन सामग्री जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, तो आपको पढ़नी है तो क्लास 9 10 की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हो और उसके अलावा मेरी अध्ययन सामग्री आपको और भी कुछ पढ़ने की जरूरत है। आपके मन में कभी आइए इससे बाहर कुछ आता है, तो इससे बाहर अगर कुछ आता है तो फिर आप उसको कवर कर देंगे। इसका मतलब है कि आपके एमबीए से ही बाहर हो जाएगा या फिर बहुत ही करेंट वाले इशू इस तरह के लिए, क्योंकि हमने जो एरिया कवर करने की कोशिश की है, अगर उन पूरे क्षेत्र पर आप नजर डालोगे तो लगभग मैंने सारे एरिया कवर किए। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान रखना, आप लोगों की तैयारी चल रही है कि मैं उम्मीद करता हूँ, और वर्ल्ड हिस्ट्री आप इंजॉय कर रहे हो, यह भी मैं उम्मीद करता हूँ। एक बात ध्यान रखना, जो आप पढ़ते हो उससे आंसर केवल नहीं लिखा जा सकता, वो तो माध्यम है। जब आपके पढ़ने के बाद आपकी उस पूरे थॉट प्रोसेस का वो पार्ट हो जाता है, और जब आप आइडियाज से आइडियाज निकालते हैं फिर आप क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं अभी उदाहरण रखूंगा, आपको पता चलेगा। अब जैसे आपने साम्राज्यवाद लिखा, तो आपने साम्राज्यवाद में यह पढ़ा साम्राज्यवाद है क्या, फिर आपने यह देखा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर है। बहुत नेचुरल है, ये इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हमें जब तक फाउंडेशनल नॉलेज नहीं होगा, हम केवल बौद्धिक छलांग नहीं लगा सकते। बौद्धिक छलांग लगाकर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं किया जा सकता। तो हमें फाउंडेशनल नॉलेज तो चाहिए चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स को फाउंडेशनल नॉलेज हो, क्योंकि आपको अपने ज्ञान को, या आप कह सकते हो आपको सूचनाओं को एक आप कह सकते हो आप अपनी सूचनाओं को एक समझ की प्रक्रिया में लाना होगा। एक व्यापक समझ का वो हिस्सा होगा, वो एग्जाम्पल्स होंगे। तो आपने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के फर्क को देखा, फिर आपने यह देखा कि साम्राज्यवाद को किन कारकों ने प्रेरित किया। ओके, अब वो क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपके है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे सदी का, इसको नव साम्राज्यवाद, प्राय लोग नव साम्राज्यवाद कहते हैं, क्योंकि साम्राज्यवाद का मतलब लगाया जाता है जब आप किसी क्षेत्र पर राजनीति पर आर्थिक नियंत्रण करते हो तो साम्राज्यवाद है। उस हिसाब में जो 17वीं 18वीं सदी, 16वीं 17वीं सदी में जो आपने इसको उपनिवेशवाद कहा, तो उसे भी उन्होंने साम्राज्यवाद का ही नाम दे दिया। तो फिर जब 19वीं सेंचुरी में वही दोबारा आता है, उसे नव साम्राज्यवाद का नाम देते हैं। मतलब मुख्य रूप से अंतर साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद में किया जाता है। मैंने बताया जो विद्वानों का एक वर्ग है वो कहता है उपनिवेशवाद एक फिजिकल प्रक्रिया नहीं है, इट्स नॉट अ फिजिकल ट्रुथ, दिस इज एन एटीट्यूड ऑफ पीपल। उपनिवेशवाद एक दृष्टिकोण है जो उम्मीद करता है कि एक खास क्षेत्र मात्र देश के हित के लिए काम करे, और वो इसी मेंटेलिटी के साथ उस क्षेत्र से की ओर देखता है, वह उपनिवेशवाद है। परंतु जब उस पर वो कब्जा कर उसका आर्थिक दोहन करना शुरू करता है, उस पर एक प्रकार का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसका आर्थिक दोहन करना आरंभ कर देता है, तो उसके लिए साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्हीं चिंतकों का यह मानना है कि पहला वाला साम्राज्यवाद था, फिर नव साम्राज्यवाद था, और उपनिवेशवाद को एक मेंटेलिटी के रूप में लिया, नॉट अ फिजिकल ट्रुथ, रेदर अ मेंटेलिटी। तो वही चीज यहाँ पर उसी के आलोक में मैं प्रश्न दे रहा हूँ। 19वीं सदी का नव साम्राज्यवाद था। साम्राज्यवाद राष्ट्रवादी, एक राष्ट्रवादी घटना थी, राष्ट्रवादी घटना थी, नौ की आर्थिक घटना, नौ की आर्थिक घटना, एक राष्ट्रवादी घटना थी, नौ की आर्थिक घटना, आर्थिक घटना। मत परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब इसको आपने देखा, पहले आप इस प्रश्न को पहचानिए, इस प्रश्न को पहचानिए, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है या आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है, पहले आपको पहचानिए। आप जब इस पूरे को देखेंगे तो आपको यह आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन लगेगा, विशेषकर क्योंकि इसका जो कीवर्ड है आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो मैं आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए का मतलब समझा चुका हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों को तौलते हुए फिर जब आप अपना निर्णय देते हो तो उसके लिए शब्द आता है आलोचनात्मक परीक्षण। यहाँ पर आपने देखा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए का मतलब है कि उसके पक्ष और विपक्ष दोनों फैक्टर्स को आपने तौला है, उसे आपने देखा है, और तब फिर आप उसे आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए शब्द का उपयोग किया। तो अब यहाँ पर देखना है कि अगर वो आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए शब्द नहीं भी डालते, मैंने क्या कहा कि आपके पास कंटेंट होगा,
लेकिन वह कंटेंट अगर सिर्फ आप रीडिंग के थ्रू हासिल करना चाहोगे, आज के अधिकांश स्टूडेंट्स की समस्या है कि पुस्तकें तो पढ़ते हैं, आवर्स के आवर्स देते हैं, डेज, मंथ्स, ईयर्स, लेकिन वह हमेशा फिर कहेंगे कि भाई हम कैसे सर क्वेश्चन का आंसर करूँ, मुझे पता नहीं चल पाता है क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाए, क्वेश्चन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये मुझे पता नहीं। तो मुझे एक काउंटर क्वेश्चन करने की इच्छा होती है। तो फिर आपने इतने समय तक क्या किया उसमें? ये बात उसी समय आपको एहसास हो जाना चाहिए था, जिस दिन डेज और मंथ बीत रहे हैं और आप क्वेश्चन का अगर वो देखने के बाद यह पता नहीं चल पा रहा है इसका क्या उत्तर है, उसी समय समझ जाना चाहिए कि जो हम लिख नहीं सकते, हम नहीं जानते। लाइफ का पहला फल, जो हम लिख नहीं सकते, हम नहीं जानते। अब एक बार पढ़ लेने को जानना नहीं, पुस्तक रीडिंग को पढ़ना नहीं, एक बार पढ़ लेने को जानना नहीं करते, और जिसे हम जानते हैं उसे हम लिख सकते हैं, और जो हम जानते हैं और लिख सकते हैं उसे हम जरूर समझे तो डिलीवर कर सकते हैं। अब पता चला कहीं हमने पढ़ा है, जाना है, लेकिन जब डिलीवर करना है तो हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि हमने उसको नहीं पढ़ा है, और पढ़ा है नहीं समझा है। तो इसलिए तो पढ़ने के लिए केवल रीडिंग पर्याप्त नहीं है, और समझने के लिए केवल लिखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समझने के लिए आपको लिखने के साथ वक्त पढ़ने पर डिलीवर करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो मैं आप यहाँ पर यह बताना चाह रहा हूँ कि इसमें अब क्वेश्चन क्या होगा कि जब वो कंटेंट को क्वेश्चन देते हैं तो यू हैव टू वर्क एज ए सर्जन। अब आपको एक सर्जन की भूमिका है, हाथ में चाकू लेना होगा, क्वेश्चन की डिमांड को समझना पड़ेगा और कंटेंट को काट काट कर क्वेश्चन का शेप होगा, वो जरूरत है। इसमें आपको देखो कैसे होता सारे, वो आपको कह रहे हैं कि आप कबूल कर लीजिए कि 19वीं सदी में जो नव साम्राज्यवाद का उद्भव हुआ, जो आप देखते हैं 1870 के बाद वो बदलते हुए रूप में परिवर्तित रूप में वो प्रकट हुआ, वह एक राष्ट्रवादी घटना थी, वो राष्ट्रीय वो राष्ट्रीय गौरव का जैसी चीज़ का परिणाम था, जो आपने पॉइंट नंबर 2 में दिया, न कि आर्थिक। इसका मतलब है कि आपने औद्योगिक क्रांति में जो बाजार, कच्चे माल, पूंजी निवेश आदि कारकों को आपने जो दिखाया है, वह उसको आप मान लीजिए यह कारक नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्रीय गौरव की। अगर हम इसके साथ आप हामी भर देंगे और यश करके आप इसको लिख देंगे, तो इसका बेसिक कंटेंट ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन वो तो आपका आर्गुमेंट देख रहा है कि आप इससे सहमत है कि नहीं। अब देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है, हम इसको ऐसे कहेंगे कि नव साम्राज्य, जैसे उत्तर लिखना हो तो ये जरूरी नहीं है कि हमने जैसे शुरू किया, ये गीता और कुरान की पंक्तियां हैं, इसको हम बदल नहीं सकते। ये कोई धार्मिक पंक्तियां नहीं है या कोई ऐसी चीजें नहीं है, कभी भी राइटिंग में कोई चीज स्टैटिक नहीं होती। ये मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे अगर 2 दिनों के बाद कहेंगे इसी क्वेश्चन को लिखने के लिए, तो मेरी बुनियादी जो पंक्तियां हैं, जो शुरुआत की लाइन, जो शुरुआत को फिर अलग हो जाएगी, बीच की लाइन में पंक्तियां बदल जाएंगी, वाक्य बदल जाएंगे, शब्द बदल जाएंगे, लेकिन भाव हमारा रहेगा। तो उसी प्रकार से आप जब शुरू करेंगे तो आपकी पंक्ति अलग होगी, आप स्वयं की भाषा होगी, स्वयं का वाक्य होगा, वो सब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे शुरू कर सकते हैं कि 19वीं सदी का नव साम्राज्य, नव साम्राज्यवाद, राज्यवाद के उत्थान के लिए एक से अधिक कारक उत्तरदायी थे, एक से अधिक कारक उत्तरदायी थे। तो जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करते हैं, तो उस क्वेश्चन के आंसर लिखने में एक तरीके से जैसे कोई आर्किटेक्चर होता है, उसका पहला स्टोन पड़ता है, उससे पहले उस आर्किटेक्ट को उसका पूरा खाका उसके दिमाग में होना चाहिए कि हमारा किस प्रकार से हम एक स्टोरी से दूसरे स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे, हमारा मेन पिलर्स कहाँ होगा, स्टेयर्स कहाँ होंगे। उसी प्रकार से राइटिंग जब शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल में हमारे पास समय की कमी होती है, चाहे 2 मिनट ही सही, क्वेश्चन पर सोच कर एक दिमाग में स्ट्रक्चर हमारा जरूर आ जाता है। कई बार ऐसा होता है, कई क्वेश्चन में विशेष जब जल्दबाजी होती है, क्वेश्चन छूट रहे होते हैं और हमारे पास खोलने के लिए कुछ नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार हम शुरू कर देते हैं और यह मानकर करते हैं कि बीच में रास्ता मिल जाएगा, जो क्वेश्चन में छूटेगा, कुछ ही मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो बच्चे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चलो इसमें कुछ भी मार्क्स दे दिया तो बहुत है। तो वो तो एक दूसरी बात, वो तो इमरजेंसी सिचुएशन है, लेकिन नॉर्मली आप जब लिखते हो तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर देखो, हमने पहले ही दिमाग में ठान लिया है कि हमें किस तरफ जाना है, तो हमारा दूसरा लाइन निकल कर आ रहा है कि नव साम्राज्यवाद को प्रेरित करने में राष्ट्रीय गौरव या राष्ट्रवादी कारक, राष्ट्रवाद जैसे कारक निश्चय ही उत्तरदायी रहे। फिर भी हम अगर यहाँ करते, फिर भी हम आर्थिक औद्योगिक कारक को कम करके नहीं देख सकते। तो हमने यहाँ पर स्टैंड क्लियर कर दिया कि भैया देखो, हम इसे एग्री नहीं करेंगे। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, जैसे हमने दूसरा लाइन अगर मान लो यही देते हैं, दूसरा लाइन दे दिया, मैं शुरू करके दिखा देता हूँ। नव साम्राज्यवाद को प्रेरित करने में, नव साम्राज्यवाद को प्रेरित करने में राष्ट्रीय कारक की भूमिका, राष्ट्रवादी कारक ने निश्चय ही अपनी भूमिका निभाई है। राष्ट्रवादी कारक ने निश्चय ही अपनी भूमिका निभाई है।
अपनी भूमिका निभाई है, अपनी भूमिका निभाई है, अपनी भूमिका निभाई है। फिर भी फिर भी हम आर्थिक औद्योगिक आर्थिक औद्योगिक कारक की भूमिका आर्थिक औद्योगिक कारक की भूमिका कारक की भूमिका भूमिका को कम करके नहीं आंक सकते, भूमिका को कम करके नहीं आंक सकते, आर्थिक औद्योगिक कारक की भूमिका को कम करके नहीं आंक सकते, कि नहीं आंक सकते। और देखिए अब हमारा रास्ता तैयार है, ये हमारा थीसिस लाइन हो चुका है और अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 ही कारक हमें लिखना है। अब एग्जामिनर के सामने हमारा मैसेज पहुंच गया है, हमारा स्टैंड कितना क्लियर है, उसे उत्तर तो इसी से मिल चुका है। लेकिन कभी भी हमारा राइटिंग में वजन नहीं आ सकता अगर उसको एक कैंपस का सपोर्ट नहीं। तो पैराग्राफ चेंज करके हम देंगे राष्ट्रीय राष्ट्रीय गौरव की भावना ने लगभग लगभग सभी यूरोपीय सरकारों को आकर्षित किया था, सभी यूरोपीय सरकारों को आकर्षित किया था, सभी यूरोपीय सरकारों को आकर्षित किया था। अब इसमें आकर्षित किया था। अब एक 2 नारे देखिए, जैसे ब्रिटेन के संदर्भ में मेरे स्टडी ब्रिटेन में आपको मिल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारे साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं, ब्रिटिश सरकार इस प्रकार की घोषणा करता है। तो जर्मनी भी घोषणा करता है कि हमें भी सूरज के नीचे जमीन चाहिए। और आप दिखाना कि फ्रांस का उदाहरण दे देना, वो आपको मिल जाएगा। जो मैंने बहुत सारा आंसर आपको मॉडल आंसर लिख कर दिया, केवल वही दिक्कत होती है कि अगर बच्चों को मैं सिर्फ मॉडल आंसर दे देता हूँ तो खुद से पढ़कर वो नहीं समझ पाते। क्योंकि देखो, क्वेश्चन राइटिंग का जब तक स्टाइल नहीं समझोगे तो आप जुड़ नहीं पाओगे उससे। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको खुद की सोच थोड़ी विकसित करनी ही पड़ेगी और लिखने में तो हमेशा आपकी खुद की भाषा काम करेगी। लेकिन ध्यान रखें, भाषा को समृद्ध किया जा सकता है, ये मेरा अपना अनुभव है। समृद्ध करने का भी आप लोगों के लिए सामने तरीका है। हम लोगों का तो अब कोई चीज़ को चूँकि पढ़ने के ज़्यादा कारण या कोई दूसरी वजह हो कि थोड़ा सा जितनी तेज़ी से पढ़ना तो फिर भूलने वाली प्रवृत्ति थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। आप लोगों का भी फ्रेश माइंड है, यंग एज है, आप लोग अभी चीज़ों को ज़्यादा मेमोराइज़ कर सकते हो। तो मेरा हम आशा रटने से नहीं है, मेरा आशा है जैसे आप किसी क्वेश्चन में गए तो कोटेबल लाइन, तो कोटेबल लाइन है किसी पुस्तक में है, किसी जर्नल्स में है, पेपर्स आपके न्यूज़पेपर में है, तो आपको जो अच्छे लाइन्स मिलेंगे एक कॉपी बना लीजिए, उसमें अच्छे लाइन्स लिखते जाइए और फिर उसको 2-4 बार डाइजेस्ट करके आप उसको थॉट प्रोसेस का हिस्सा बनाइए। 1-2 बार अगर राइटिंग में वो ढल गई तो आपकी राइटिंग सुधर जाएगी और ज़्यादा आपका लैंग्वेज समृद्ध होगा। लैंग्वेज का मतलब ऑर्नामेंटल लैंग्वेज की बात नहीं करें, चुस्त लैंग्वेज की बात करें। वो धीरे-धीरे वो आपका अपना लैंग्वेज हो जाएगा। आप मुझ मेरी लैंग्वेज से बहुत कुछ ले लोगे एंड अ टाइम विल कम कि इट विल बी द पार्ट ऑफ योर ओन लैंग्वेज। ये बहुत ही नेचुरल है। अधिकतर जो टीचर का लैंग्वेज है उसका प्रभाव बच्चों के लैंग्वेज पर पड़ता है। हम लोग को भी पड़ा करता था अपने समय में, इसलिए वो कोई बड़ी बात नहीं। अब इसको अपनी भाषा में ढालो। फ्रांस का उदाहरण दो, फ्रांस के बारे में बताओ कि फ्रांस औद्योगिकरण के क्षेत्र में जितना आगे नहीं था उतना वो साम्राज्यवाद के क्षेत्र में आगे था और अफ्रीका में लगभग 1/4 भूभाग फ्रांस ने कब्जा जमाया हुआ था। यह तथ्य दर्शाता है कि आर्थिक कारक ही इसका एक यह तथ्य दर्शाता है कि फ्रांस के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय गौरव जैसी चीज बड़ी प्रभावी थी और राष्ट्रीय गौरव जैसे कारक अपना काम कर रहे थे। उसके बाद पैराग्राफ चेंज और फिर पैराग्राफ चेंज करके दिखाओगे, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम औद्योगिक क्रांति के महत्व को कम करके रखें। और तब औद्योगिक क्रांति ने निम्नलिखित चुनौतियां यूरोपीय देशों के सामने उपस्थित की। सबके अपने बाजार सिकुड़ रहे थे, क्योंकि क्यों सिकुड़ रहे थे इसकी वजह तो आप जानते ही हो, क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा था। दूसरी तरफ श्रम की मात्रा, या आप कह सकते हो, तो मैं आपको मैंने बताया हुआ है कि प्रोडक्शन में जैसे श्रम की मात्रा यानी श्रम का कंटेंट कम होता जाएगा, उनका तनख्वाह, उनकी सुविधाएं कम होती जाएगी, उनकी परचेजिंग पावर कम होती जाएगी, बाजार सिमटता जाएगा। तो बाजार सिमटता जाएगा तो उस बाजार की क्षतिपूर्ति करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, तो दूसरों के बाजार का फायदा है। तो आप इस तथ्य को वहाँ उदाहरण के तौर पर दे दो। इतना लंबा नहीं, आपसे बता दो कि उनको अपना घरेलू बाजार उनका सिकुड़ रहा था, इसलिए उनको बाह्य बाजार की जरूरत थी। दूसरी तरफ औद्योगिकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्हें कच्चे माल की जरूरत थी। कच्चे माल के मामले में यूरोपीय देश आत्मनिर्भर नहीं थे। इस प्रकार से जब आप राष्ट्रीय गौरव की भावना लगभग सभी यूरोपीय सरकारों को, तो आप राष्ट्रीय गौरव के बारे में फ्रांस की क्रांति उसके बारे में आपने पूरा आंकड़ा दे दिया और इतना आंकड़ा दे दिया पर्याप्त है, जितना भी आपको याद। तो औद्योगिक क्रांति की भूमिका तीनों परिपेक्ष में, जैसे मैंने आपको बताया, विशेषकर खाना से, जैसे एक तो बाजार, दूसरा तैयार माल और तीसरा औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जब पूंजी का संचय होगा तो फिर पूंजीवाद का बल होता है मुनाफा, मुनाफा और अधिक मुनाफा। वो कोशिश करेंगे कि पूंजी को उस निवेश में निवेशित करें जहाँ पर श्रम सस्ता है। उसके लिए साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिलता है। तो आप दोनों पक्षों को दे दोगे एक पैराग्राफ और लाभ को निष्कर्ष कर दोगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आपने जो पढ़ा है, पढ़ने वाली चीज़ आपके थॉट प्रोसेस का हिस्सा होगा। नहीं तो आप खुद ही सोचो क्वेश्चन का आंसर लिखने में परेशानी क्यों होती है। तो आप पढ़ते हो, आपके पास कच्चे माल है और वो कच्चे माल के आधार पर अगर किसी को सर्व करना हो तो आप सिर्फ कच्चे माल कैसे सर्व कर सकते हो, उसको तो कुक करना पड़ेगा। अनकुक्ड फूड, जो चीज़ें आपने पढ़ी है दैट इज अनकुक्ड फूड, उसको पहले कुक करना पड़ेगा। कुक कर तब आप उसको परोसोगे। आप अगर अनकुक
खुद किसी के सामने सर्व करते हो तो उस देश की क्या हालत है, वही हालत विज्ञान नेत्र हो जाएगी। तो इसलिए मैं हमेशा आपको समझने वाले पहलू पर विशेष बल देता हूँ। अब अफ्रीका के विभाजन के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को पूछ चुका है, उसमें भी फिर आपको अनकुक्ड फूड नहीं परोसना है, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन और उसको हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, चलो उसी वर्ष सिलेबस चेंज हुआ था पहली बार और उसी वर्ष आपसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन को मैं सामने रखता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए। यूरोपीय प्रतिस्पर्धा, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की दुर्घटनाओं, प्रतिस्पर्धा की दुर्घटनाओं और अफ्रीका को, प्रतिस्पर्धा की दुर्घटनाओं द्वारा अफ्रीका को रूप से निर्मित कृत्रिम रूप से निर्मित कृत्रिम रूप से निर्मित जो में काट दिया गया, छोटे 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 राज्यों में काट दिया गया, छोटे छोटे राज्यों में काट दिया गया, छोटे छोटे राज्यों में काट दिया गया। विश्लेषण, अब देखिए, ये आपने अफ्रीका के विभाजन पर बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन अफ्रीका के विभाजन में पढ़ी हुई चीजों में इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आपने मेरा अध्ययन सामग्री पढ़ा होगा, तो जहाँ अफ्रीका का विभाजन हमने दिखाया वहाँ पर राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव दोनों दिखाया। तो देखो, इस तरह की जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ होती है, वो साम्राज्यवादी शक्तियों का एक आर्थिक प्रभाव क्या होता है, राजनीतिक प्रभाव। तो अफ्रीका के संदर्भ में देखोगे तो उनके साथ एक चुनौती यह है, इन्होंने यूरोपीय देशों ने मिलकर एक व्यवस्था विकसित की है, उसे आप कहते हो, उस व्यवस्था को आप क्या कहते हो, उसे कहते हैं वेस्टफेलिया व्यवस्था, जिसमें एक निश्चित भौगोलिक सीमा के आधार पर राज कर रहे हैं। तो समस्या तो मैंने बताई, इसमें अफ्रीकी महाद्वीप में, अन्य महाद्वीपों में भी समस्या आई है, एशिया में भी आई है, लैटिन अमेरिका में भी आई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आई है अफ्रीकी महाद्वीप, क्योंकि अफ्रीकी समाज मूल रूप से जनजातीय समाज है। इस प्रकार के जो जनजातीय समाज होते हैं उसको निश्चित भौगोलिक सीमा में कसना मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे आरंभिक पहचान जनजातीय है। तो हुआ ऐसा कि जो बड़ी अफ्रीकन कांग्रेस ने जो अफ्रीकी महाद्वीप को विभिन्न राष्ट्रों में बांटा, उसमें विभिन्न उपनिवेशों में बांटा, राष्ट्र बाद में बने, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि अब उसे उनको एक अलग अलग क्षेत्र में बांटना है, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी को नज़रअंदाज करके यूरोप के किसी सिटी में बैठे, यूरोप के मानचित्र पर पेंसिल से, और जब वो भूभाग का बंटवारा हुआ और उसकी भौगोलिक सीमा खींची गई, तो आज भी आप अफ्रीकी महाद्वीप में देखोगे तो उनकी भौगोलिक सीमाएं सीधी सीधी, आपको ऐसे लगता है जैसे सीधा सीधा स्केल उनको बांटा गया। और उसमें समस्या ये आई कि क्योंकि उनकी मौलिक पहचान जनजातीय थी, तो दो तरह की समस्या है। अब कुछ ऐसे राष्ट्र बन गए जहाँ पर एक जनजाति दो राष्ट्रों में कट गए, और दोनों जनजाति और दो पार्ट में कट गए। अब उन जनजाति उनमें एक सामूहिकता की भावना या एक परस्पर जुड़े होने की भावना इतनी प्रबल है कि दो पृथक राष्ट्र में रहने के लिए तैयार है। और दूसरी स्थिति यह हुई कि दो हॉस्टाइल, दो प्रतिस्पर्धी और दो शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण रखने वाली दो जनजातियाँ एक ही साथ एक राष्ट्र में समाई। दोनों स्थितियाँ खत्म हैं। पहली स्थिति है उसमें जो दो अलग अलग राष्ट्र में बट गए, वह फिर एक दूसरे की तरफ अरमानों के साथ देख रहे थे कि काश हम लोग मिल जाए। अब अगर वे दोनों मिलेंगे तो दो राष्ट्र में, एक राष्ट्र है जिसमें एक दूसरी स्थिति है कि दो हॉस्टाइल ट्राइब्स, दो प्रतिस्पर्धी जनजाति एक साथ एक राष्ट्र में समाहित हो गए, वो दोनों अलग अलग दिशा में जाना चाह रहे हैं, हम अलग होना चाहते हैं, उसमें एक राष्ट्र को टूटना है। तो मतलब यह है कि समस्या तो आनी है। तो जब ये उपनिवेश पहले बने, फिर एक समय आया कि राष्ट्रवाद का प्रभाव हुआ, और राष्ट्रवाद के प्रभाव में वहाँ पर लिबरेशन मूवमेंट चले। लिबरेशन मूवमेंट से आशय है वहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन जैसी चीज़ शुरू। तो जब यह स्वतंत्रता आंदोलन जैसी चीज़ शुरू हुई, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी, इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट अमंग देम से। तो उसमें स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित होकर या राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने कृत्रिम रूप में परस्पर एकता बनाई। लेकिन जब ये स्वतंत्र हुआ, तो फिर इनकी जो पुरानी शत्रुता थी, पुरानी प्रतिस्पर्धा थी, पुरानी जो एनिमोसिटी थी, वो फिर एक बार सरफेस कर गई, फिर एक बार दोबारा वो सतह पर आ गया, और परिणाम हुआ कि राष्ट्र विभाजन हो गया, इनके बीच पार्टीशन हुआ, इन राष्ट्रों में टूटा। तो यही इस पहलू को भी इसमें समाहित करना होगा, इतना लंबा नहीं। अब ये क्वेश्चन है, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की दुर्घटनाओं द्वारा अफ्रीका कृत्रिम रूप से निर्मित छोटे छोटे राज्यों में काट दिया गया विश्लेषण। तो अब इसमें इतना बड़ा, इसमें मुख्य रूप से काटने वाली प्रक्रिया पर हमें विशेष कर देना होगा। आप देखा कि
प्रभाव वाले पर। और जैसे मैंने राजनीतिक प्रभाव बताया है, तो आर्थिक प्रभाव मैंने अलग आपको दिया हुआ है, उसके नीचे में। आर्थिक प्रभाव में मैंने बताया हुआ है कि नॉर्मली क्या होता है, इस तरह की जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ होती है, वह उपनिवेश के अंदर उसके आर्थिक दोहन के क्रम में उसकी अर्थव्यवस्था को भी 2 पार्ट में बाँटती है। एक क्षेत्र होता है अविकसित, जो आंतरिक क्षेत्र होता है अविकसित होता है। वहाँ पर आप देखोगे निम्न तकनीकी, निम्न निवेश और निम्न उत्पादन, उसकी विशेषता है। और एक होता है बाह्य क्षेत्र, उसमें विदेशी पूँजी लगी होती है, विदेशी विकसित तकनीकी लगी हुई होती है और वह विदेशी प्रबंधन पर आधारित है। वह क्षेत्र विकसित हो जाता है। अब लेकिन उस क्षेत्र का लाभ उस कंट्री को नहीं मिलता, उसका लाभ किसे मिलता है? उस मातृ देश को मिलता है जिसमें निवेश होता है। वो एक सेपरेट इकोनॉमिक एन्क्लेव बन जाता है। जबकि उसके नीचे जो जिसमें अधिकांश अफ्रीकी लोग या देशी लोग मिले हुए, वह एक लो प्रोडक्टिविटी वाला, लो तकनीकी वाला क्षेत्र बना रहता है, लोअर पर कैपिटा इनकम वाला क्षेत्र बना रहता है। तो वहाँ लोग गरीबी से, भुखमरी से और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो यह एक तरह से औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा इस तरह की पद्धति स्थापित की जाती है। इसका राजनीतिक प्रभाव भी दुखद है अफ्रीकी महाद्वीप में और आर्थिक प्रभाव भी दुखद है। तो इस क्वेश्चन पर डिमांड पूछना, मैंने आपको मॉडल आंसर में इसको दिया हुआ है। ये देखिए, इस क्वेश्चन का एक यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की दुर्घटनाओं द्वारा अफ्रीका कृत्रिम रूप से निर्मित छोटे-छोटे राज्यों में काट दिया गया। तो आप इसको ऐसे शुरू कर सकते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप अफ्रीकी महाद्वीप यूरोप के सबसे निकट यूरोप के सबसे निकट यूरोप के सबसे निकट थे। परंतु के आरंभ तक 19वीं सदी के आरंभ तक यूरोपीय शक्तियां यूरोपीय शक्तियां यूरोपीय शक्तियों ने महज तटवर्ती क्षेत्र तक ही अपनी पहुंच बनाई थी। शक्तियों ने तक तटवर्ती क्षेत्र तक ही उपनिवेशों को स्थापित किया था। परंतु 1880 के दशक में उन्होंने अफ्रीकी महाद्वीप में तेजी से विस्तार आरंभ किया। और फिर 20 वर्षों के अंदर ही अफ्रीकी महाद्वीप अनेक टुकड़ों में बट गए। वैसे तो अफ्रीका के विभाजन के लिए कई कारक उत्तरदायी रहे थे। अब इसके बाद आपका डेटा देना शुरू होगा। अब लोगों कई कारक उत्तरदायी रहे थे, परंतु निश्चय ही एक महत्वपूर्ण कारण था। एक महत्वपूर्ण कारण था यूरोपीय राष्ट्रों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा। और फिर आप देखिए कि 1884 में बर्लिन अफ्रीकन कांग्रेस, जिसका अध्यक्ष था बिस्मार्क ने की 1884 के बर्लिन अफ्रीकन कांग्रेस में, जिसके अध्यक्ष बिस्मार्क ने की 14 पश्चिमी राष्ट्रों ने हिस्सा लिया और फिर इथियोपिया और लाइबेरिया को छोड़कर आपस में अफ्रीकी महाद्वीप को बांट दिया। अब उस समय एग्जाम हॉल में आपको एक्चुअल प्रॉब्लम होगा, प्लेस याद रखिए। जैसे अगर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तो आप देख भी नहीं सकते, लेकिन अगर कुछ प्लेस देखते जैसे इतना तो आपको भी पश्चिम अफ्रीका के बड़े भाग पर फ्रांस में कर देते हैं। मिस्र, और अगर ज़्यादा नहीं याद रहा तो मिस्र और सूडान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर, मिस्र, सूडान, इथियोपिया, केन्या होने का उतना याद नहीं रहेगा। मिस्र, सूडान जैसे क्षेत्र पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। वहीं लीबिया पर इटली
याद नहीं रहेगा, जैसे कैमरून है, टोगोलैंड है, नामीबिया है, तो ऐसे क्षेत्र पर आपको याद नहीं रहेगा। तो कुछ क्षेत्र पर आपको हुआ तो जर्मनी का कब्जा हो गया, ऐसा देख सकते हैं। तो इतना भी अगर एग्जाम्पल आप दे दें तो काफ़ी। तो आप उसके बाद आप सिर्फ पैराग्राफ चेंज करके कहेंगे कि इसका प्रभाव अफ्रीकी महाद्वीप पर अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा जो उन्हें विभिन्न भौगोलिक सीमाओं में बांटा गया और वेस्टफेलिया पद्धति को लागू की गई, लेकिन अफ्रीकी समाज एक मुख्य रूप से जनजातीय समाज था और इस कारण वेस्टफेलिया पद्धति यहाँ सफल नहीं रही और आगे चलकर जब इनका विकास पृथक पृथक राष्ट्र के रूप में हुआ तो सीमा विवाद और समस्याएं बनी रही। दो राष्ट्र इथियोपिया और सूडान को विभाजित हो गया। इथियोपिया 1990 में विभाजित हो गया और सूडान है वो सूडान 2011 में विभाजित हुआ और बाकी देशों के लिए शिकार। तो इस प्रकार से वो मैंने मॉडल आंसर दे दिया है, तो आप इस आधार पर इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मेरे कंटेंट में स्टडी में क्यों मैंने कंटेंट का प्रभाव वाला दे दिया है, तो क्वेश्चन को पहले समझना, आंतरिक खूब समय नहीं जाना, पहले क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को समझकर जो चीज़ें हमने पढ़ी उन चीज़ों को पचाना और पचा कर तब उसको पढ़ो, तो हमें निश्चय ही बहुत अच्छा है। तो अब ये मैंने दिया 2013 का आपका क्वेश्चन आई थिंक यूपीएससी ये रहा। अब हम इसके बाद यहाँ बताया एशिया में मैंने आपको थोड़ा सा एशिया के बारे में बता दिया कि एशिया में अगर उपनिवेशों के बारे में लिखना हो कुछ एक एग्जाम्पल देना होगा तो वहाँ पर मैंने दो चार एग्जाम्पल डाला है तो आपको समझ आएंगे। ब्रिटेन को आपको भारत को याद ही रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट उपनिवेश है उसका, बल्कि भारत ब्रिटिश क्राउन का सबसे कीमती आभूषण है। उसके बाद बर्मा और श्रीलंका का नाम काउंट कर दीजिए और दक्षिण पूर्व एशिया में मलाया और सिंगापुर। बर्मा, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया में मलाया और सिंगापुर। अब इतना काउंट किया, अब आप एक महत्वपूर्ण उपनिवेश उसका नाम याद रखिए, तो आगे चलकर उसमें जमीन पूछी गया और डचों का यानी हॉलैंड का एक महत्वपूर्ण उपनिवेश है वो भी ध्यान रखना है, वो है इंडोनेशिया। ये सब तो आपको ध्यान होगा नहीं, क्योंकि आपका एक टॉपिक जो मैं आगे कवर करूंगा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो होगा डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन का मतलब है उपनिवेश, और उसमें आपको कुछ उपनिवेशों के बारे में मुख्य रूप से जानना पड़ेगा। तो ये तत्काल मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। अब मैं आपने इस तरह से एशिया में विकास देखा, एशिया में किस प्रकार से उपनिवेशों का प्रसार हुआ, तो इस प्रकार से आप नव साम्राज्यवाद 19वीं सेंचुरी का देखिए। अब इस सेंचुरी को एक और मसला आपको बताना पड़ेगा, जैसे ये नव साम्राज्यवाद का युग है 19वीं सदी के, नव साम्राज्यवाद का युग एक तरीके से यह भूमंडलीकरण करेंगे। जैसे आज हम इसे अगर भूमंडलीकरण के रूप में देखते हैं तो ये 21वीं सदी का और सबसे इसको हाइपर ग्लोबलाइजेशन, तो हाइपर ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हुआ है। लेकिन यह ग्लोबलाइजेशन इस इतिहास में कोई नई घटना नहीं, तो ईसा की आरंभिक शताब्दियों में जब अमेरिका प्रकाश में नहीं आया था और जब यूरोप में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से लेकर पूरब में दक्षिण पूर्व एशिया तक एक कह सकते हो कि व्यापारिक नेटवर्क कायम हो गया था दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक, उसके लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। लेकिन बहुत सारे विद्वान इसको, यूरोपीय विद्वान इस ग्लोबलाइजेशन को नहीं मानते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन को स्वीकार करते हैं 19वीं सेंचुरी से। 19वीं सेंचुरी वाले ग्लोबलाइजेशन को सभी लोग लगभग स्वीकार करते हैं। तो इसमें मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इसमें मैं थोड़ा एक दो चीज़ और जोड़ देता हूँ। जैसे ये इसको दो बनाता हूँ, एक बताता हूँ कि क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कच्चे माल, विनिर्मित सामग्री एवं पूंजी का हस्तांतरण ये 19वीं सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन का फैक्टर ये बन रहा है। जब दुनिया में नव साम्राज्यवाद का विकास हुआ, अफ्रीका को विभाजित कर दिया, एशिया में भी व्यापक साम्राज्यवादी प्रसार हुआ और अमेरिकी महाद्वीप में नहीं जा सके। ध्यान दें, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एक प्रश्न मैं आपके साथ और भी करना पसंद करूँगा, इसको मैं पहले कवर कर लेता हूँ। तो एक मैं आपको बताऊँगा जो मैंने अध्ययन सामग्री में दिया हुआ है, अमेरिकी नव साम्राज्यवाद। जैसे अमेरिकी नव साम्राज्यवाद थोड़ा अलग है। अब अमेरिकी नव साम्राज्यवाद क्यों अलग है वो भी मैं बताता हूँ, पहले लेट मी फिनिश। जैसे अब पूरी दुनिया में जब ये साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ तो अमेरिकी महाद्वीप को छोड़कर, क्योंकि अमेरिकी महाद्वीप में मैंने पीछे आपको बताया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक मुंडो सिद्धांत दे रखा था यूरोपीय शक्तियों को, और उस मुंडो सिद्धांत का संदेश यह था कि हम आपके महाद्वीप में नहीं जाएंगे, आप हमारे महाद्वीप में आकर आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और उसने यहाँ तक कह दिया था राष्ट्रपति मुंडो, प्रेसिडेंट मुंडो ने, कि अगर यूरोपीय शक्तियों के द्वारा किसी दक्षिण अमेरिकी राज्य या लैटिन अमेरिकी राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया जाएगा, उस हस्तक्षेप को संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप, उसने स्पष्ट कर दिया कि यह चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप। तो मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि मतलब यूरोपीय शक्तियाँ कम से कम अमेरिकी महाद्वीप जाने का रुख नहीं कर सकती, क्योंकि वो करते तो उनके लिए बहुत घातक हो सकता था। संयुक्त राज्य अमेरिका से टकराहट, उस समय उन्होंने विस्तार एशिया
और अफ्रीकी महाद्वीप में मुख्य रूप से किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सबको कोलोनाइज कर दिया, कुछ बचा नहीं। साउथ अफ्रीका को कोलोनाइज किया, केप से लेकर मिस्र तक, उधर तक पूरा में मिस्र तक, पश्चिमी जिब्राल्टर वगैरह तक तो वो जा ही चुके थे। आप जानते हो यूरोप और इसमें इस छोर पर, पश्चिमी छोर पर, अटलांटिक के इस पार उस पार दोनों, मतलब अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तक पश्चिमी तक सबको उन्होंने डिवाइड कर लिया हुआ था। तो इस प्रकार से इसमें अब है ऐसा कि उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। इनके यहाँ औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो दो चीज़ें चली, क्योंकि जो औद्योगिकरण उसके साथ साथ नगरीकरण का भी विस्तार हो रहा था। अब नगरीकरण का विस्तार हो रहा है, नगर बन रहे हैं, तो एक अच्छी नगरीय जनसंख्या उनकी बढ़ रही है। तो नगरीय जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में अनाजों की जरूरत पड़ रही है। दूसरी तरफ अब कितनी बड़ी ब्रिटेन, तो ब्रिटेन ने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत आगे बढ़ गया था, हालांकि वहाँ पर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी दूसरे रूप में हुए, परंतु एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बावजूद भी एक दिलचस्प बात ब्रिटेन के संदर्भ में यह है जो आई हैव टू डिस्कस विद यू, कि ब्रिटेन फिर भी खाद्यान्न के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। और अगर और खाद्यान्न वहाँ काफ़ी महंगा भी हो गया था, क्योंकि विशेषकर 1846 में जब वहाँ पर एक जब मुक्त व्यापार की नीति लाई गई है और जब कॉर्न लॉ को समाप्त किया गया है, तो वहाँ पर कॉर्न लॉ लाकर और बाहर के अनाजों पर के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश कुलीन वर्ग था, वो खेती करते थे और वो अनाज की खेती करते थे। तो उनकी मानसिकता यह थी कि अगर विदेशी अनाजों का आयात होगा, जो अभी आप देख रहे हो भारतीय किसानों को इस बात से डर है, तो अगर विदेशी अनाजों का आयात होगा तो उन्हें इस बात का डर था कि तो फिर उनकी अपनी अनाज बहुत सस्ते हो जाएंगे, उन्हें घाटा होगा। तो एक तरह से ब्रिटिश कुलीन वर्ग का प्रभाव चूंकि ब्रिटिश सरकार पर ज़्यादा था, तो इसलिए उन्होंने कॉर्न लॉ ले आया था उनके पक्ष में, पाया गया था ब्रिटिश जमींदार वर्ग के पास। तो 1846 में उसको हटा दिया गया, फिर बाहर के अनाज बड़ी मात्रा में आने लगे। तो ब्रिटिश ने अपनी अनाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और पश्चिमी शक्तियों ने अब अफ्रीका में अनाजों की खेती करवाते, वहाँ से लाते, एशिया से लाते, भारत वगैरह से आप देखो कितने सारे कमर्शियल क्रॉप जाते थे, और फिर ऑस्ट्रेलिया से लाते, और साथ ही कच्चे माल जो उनके फैक्ट्री में बने वैसे चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि उनको कुछ खनिज पदार्थ भी चाहिए, क्योंकि 1860 के बाद औद्योगिक क्रांति के दूसरे चरण में, जब औद्योगिक क्रांति दूसरे चरण में पहुंच गई तो अब क्या है, अब पूंजीगत और भारी उद्योग की स्थापना शुरू हुई। उनके लिए बहुत सारे खनिज पदार्थ की जरूरत थी, जैसे कोयले की जरूरत थी, लोहे कच्चे लोहे की जरूरत थी, कुछ रासायनिक उद्योग में जो अन्य प्रकार के खनिज की जरूरत थी। तो उनको उस जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने उपनिवेश में, तो चूंकि वो पूंजी लगानी ही है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं यह बताना चाहता हूँ कि कच्चे माल और अनाज वो उपनिवेश से, और बदले में यहाँ से विनिर्मित माल उनके बाजार में, ये तरह से दोनों का डिपेंडेंस हुआ। क्योंकि जब उनकी वस्तु खरीदते, हालांकि उनके साथ जो इंडस्ट्रीज होता है वो कच्चे माल के निर्यातक बन गए और तैयार माल के आयातक बन गए। उनके अपने उद्योग या हस्तशिल्प उद्योग थे, उनका पतन हो गया। यूरोप के मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम से उनका पतन, और बदले में वह वास्तविक शक्तियों की विनिर्मित वस्तुएं खरीदी गई। खैर चलिए, कच्चे माल का चाहे जो भी दाम उन्हें मिलता, या वहाँ औपनिवेशिक शक्तियाँ थी तो अपने ढंग से मनमानी करती थी, प्राइस वे खुद फिक्स करती थी और किसानों से औने पौने दाम में ले लेती थी। अब आप देखेंगे तो